लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे आईपीसी रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और बहुत सारे रूल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम उसी से रिलेटेड यानी कि उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का आईपीसी नेम लिखने के लिए जो रूल्स हमने पढ़े थे उनमें एक रूल और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और वो रूल ये कह रहा है कि यदि एलिसाइक्लिक रिंग इफ द एलिसाइक्लिक रिंग डायरेक्टली अटैच टू ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। याद रखना केस क्या है, केस ये है कि एलिसाइक्लिक रिंग यदि किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक है जो कि कार्बन कंटेन किए हुए, तो उस केस में कार्बन एटम को, कौन से कार्बन एटम को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को हम लोग पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे तो उसका सफिक्स क्या यूज करना है वो हम यहां समझ रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो ये केस में उस टाइम पे अप्लाई होगा जब एलिसाइक्लिक रिंग डायरेक्टली अटैच टू ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और इन दैट केस कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। क्लियर होगी बात? और उस केस में हमें जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स एक अलग तरीके से यूज करना है, एक नया सफिक्स यूज करना है। जैसे कि CHO का सफिक्स हमने एल पढ़ा था आईपीसी नोमेनक्लेचर में। हमने एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या पढ़ा था? एल, AL, याद है ना? एल। पर वो एल कब लिखना होता है? जब CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड होता है, 1 नंबर पोजीशन वाला, याद आ रहा है क्या? उसमें इंक्लूड होता है। पर अभी हमने क्या कहा कि एलिसाइक्लिक रिंग यदि डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट है, डायरेक्टली मतलब उसके बीच कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, सीधे जाकर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ गई अगर एलिसाइक्लिक रिंग, तो उस केस में हम लोग उस कार्बन एटम को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हमें एक नया सफिक्स यूज करना है। वो नए सफिक्स क्या है वो याद रखो। तो देखिए एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स होता था एल, उसकी जगह पे हम यूज करने वाले हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर होगी बात? तो एल्डिहाइड में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? CHO ग्रुप के लिए जो सफिक्स पढ़ा था वो था एल, AL। पर इस केस में हम CHO का जो सफिक्स लिखेंगे वो कार्बेल्डिहाइड। दूसरा ग्रुप हमारा साइनाइड। अब याद है क्या साइनाइड के लिए हमने सफिक्स पढ़ा था नाइट्राइल। क्या पढ़ा था? नाइट्राइल। पर ऐसी स्थिति जब अब नया केस पढ़ रहे तो अब हम उसमें लिखने वाले कार्बोनाइट्राइल। पर मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम पेरेंट चेन का हिस्सा है, पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है, तो उस केस में तो हम लोग वही सफिक्स यूज करेंगे जो पहले करते आ रहे थे, एल, नाइट्राइल, जो भी था। ये नया केस क्या कह रहा है कि एलिसाइक्लिक रिंग यदि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम है के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसी स्थिति में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। और उस टाइम पे हमें इनका एक नया सफिक्स यूज करना है। वो नए सफिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए अभी तक हमने ओइक एसिड यूज किया था। जो सफिक्स यूज किया था वो क्या था? ओइक एसिड। पर अब हम जो यूज करने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। एमाइड के लिए जो सफिक्स होता था वो एमाइड ही था, है ना, एमाइड। पर अब हम जो यूज करने वाले हैं वो है कार्बोक्सेमाइड। एस्टर के लिए जो सफिक्स होते थे वो होता ओएट। क्या होता था? ओएट। अब हम यूज करने वाले हैं कार्बोक्सिलेट। और ये हैलाइड्स हैं। कौन से हैलाइड्स हैं? ऑयल हैलाइड्स हैं, एसिड हैलाइड्स हैं। इनके लिए जो सफिक्स यूज होता था वो ऑयल हैलाइड्स, पर अब हम यूज करने वाले हैं कार्बोनिल हैलाइड। तो ये है एक पॉइंट जो हमें आज विशेष तौर पे पढ़ना है। पॉइंट बड़ा इजी है, सीधे सरल शब्दों में यूं समझना है कि एक एलिसाइक्लिक रिंग है, जैसे ये दिखाई दे रही है एग्जाम्पल में, ये एलिसाइक्लिक रिंग है और ये एलिसाइक्लिक रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ जिसमें कार्बन है। देख लीजिए सभी एग्जांपल्स में यही हो रहा है ना। देखो CN के साथ कनेक्टेड है, CHO के साथ कनेक्टेड है, CHO, CONH2, एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक। तो एलिसाइक्लिक रिंग एक ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक है, चाहे वो साइनाइड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक हो, जो भी हो, डायरेक्टली लिंक है। तो उस केस में हम लोग क्या नहीं कर पा रहे? उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में नए वाले सफिक्स यूज करने हैं, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम उसके नेम बना के देखते हैं। पहला एग्जांपल देखो,
देखिए भाई, आपके लिए मैं आसान कर देता हूं, थोड़ा सा आसान ये कर देता हूं कि देखिए इसमें पेरेंट चेन ये है, अगर आप समझेंगे ना, एक एग्जांपल में समझ लें बस, तो ये पेरेंट हो गया आपका। ये CN जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बन एटम को हम पेरेंट में इंक्लूड नहीं कर पा रहे। क्लियर होगी बात? तो ये पेरेंट है। नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन पे होती है और पेरेंट चेन पे नंबरिंग उस डायरेक्शन से कीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो आपको पता है जब यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी नंबरिंग, तो इसको 1 नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब अपन इसका नेम बनाते हैं। देखिए इस पेरेंट चेन पे एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका तो सफिक्स यूज करना है, ये लिखे हुए ना सफिक्स, तो इसका तो सफिक्स यूज करना है। अब नोमेनक्लेचर का रूल क्या कहता है? सेकेंडरी प्रेफिक्स, तो इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जिसका सेकेंडरी प्रेफिक्स होने वाला है। फिर आता 1 डिग्री प्रेफिक्स, साइक्लो और यूज करना है कि नहीं करना है। तो बताइए ये जो पेरेंट चेन है क्या ये साइक्लिक नहीं है? साइक्लिक है, तो सबसे पहले क्या लिख देता हूं? साइक्लो। फिर आता वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? हैक्स। तो ये साइक्लोहेक्स वर्ड रूट हो गया। इसके बाद आगे क्या लगाते हो? 1 डिग्री सफिक्स, जो क्या बताता है? एन, इन और आइन, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशंस। बताइए इस रिंग में कहीं भी डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन। अब आता है 2 डिग्री सफिक्स, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप का नेम होने वाला है। कितने नंबर पोजीशन पे है? 1 नंबर पोजीशन पे। यहां इस वाले 1 नंबर को बात कर रही है। CN का सफिक्स अब क्या लिखना है? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल यहां लिख देता हूं नीचे, कार्बोनाइट्राइल। तो नाम क्या बना? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। याद रखना अगर ये CN का C, ये जो साइनाइड है, इसका कार्बन यदि पेरेंट चेन का पार्ट होता, पेरेंट चेन का पार्ट अगर ये होता तो फिर यहां नाइट्राइल ही लिखते। पर चूंकि ये साइनाइड का कार्बन एटम पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमने एक नया सफिक्स यूज किया है, वो है कार्बोनाइट्राइल। यहां ये देखिए सेम कंडीशन यहां है कि पेरेंट चेन तो ये रिंग है, ये CHO रिंग के बाहर है। हाँ ये सही बात है कि नंबरिंग यहां से करेंगे 1, क्योंकि CHO को मिनिमम नंबर देना अपने को। रूल्स के अकॉर्डिंग नाम बनाइए, तो साइक्लो सेम वही 6 मेंबर रिंग है, तो हैक्स, डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। फिर पोजीशन 1 और 1 पे क्या लगा है? एल्डिहाइड, और उस एल्डिहाइड ग्रुप का यहां सफिक्स क्या होने वाला है? कार्ब एल्डिहाइड। तो यहां लिख देते हैं कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, अब आते हैं देखिए थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल को ध्यानपूर्वक देखना है। यहां तीसरे एग्जांपल्स की बात करें तो यहां ध्यान देखिए, थर्ड एग्जांपल्स को समझा रहा हूं। इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो कीटोनिक, बोलो है ना? ये दिख रहा है ना, इधर भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और ये C है, C डबल बॉन्ड O, और एक कौन सा है? CHO। अब देखिए पॉलीफंक्शनल कंडीशंस हो गई। पॉलीफंक्शनल कंडीशंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या पढ़ा था कि पॉलीफंक्शनल केस जब भी होंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। पता है ना, प्रायोरिटी लिस्ट में हायर कौन है? CHO। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो याद रखना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही तो सफिक्स के तौर पे लिखना है, तो इसको लिखा जाएगा सफिक्स, और इसका सफिक्स फिलहाल क्या यूज करना है? कार्ब एल्डिहाइड। क्यों? यही क्यों, एल क्यों नहीं? एल कर लेते। एल कब करते? जब CHO का कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, पर इन दिस केस इट इज आउट ऑफ द पेरेंट चेन। तो यहां कार्ब एल्डिहाइड। अब ये बच गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। याद है कि हमने एक दिन कहा था, एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको तो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे लिखना ही है, बट बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप उस मॉलिक्यूल में जो भी मौजूद है उन सबको सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए प्रेफिक्स के तौर पे लिखना है। तो देखिए ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट यहां। तो नंबरिंग हमेशा किस डायरेक्शन से करनी चाहिए? जिधर से आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। तो 1, ये 2, तो 2 नंबर पे क्या लगा है? एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स तो ओन होता है, याद आ रहा है क्या? इसका सफिक्स तो होता है ओन और प्रेफिक्स होता है ओक्सो। पढ़ा था ना हमने। कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ओन, प्रेफिक्स होता है ओक्सो। सफिक्स तो यहां यूज होगा नहीं क्योंकि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी तो ये है नहीं, प्रिंसिपल तो ये है नहीं, तो ओक्सो यूज करना है। ओक्सो कितने नंबर पे? 2 पे। तो 2
ऑक्सो, ये काम हो गया। इसके बाद जब सेकेंडरी प्रेफिक्स पूरे हो गए तो फिर आता है साइक्लो, फिर आता है वर्ड रूट यानी कि कितने कार्बन का रिंग है, हेक्स, फिर आता है एन, इन और आइन, तो एन, फिर आती है पोजीशन 1, और फिर आता है फंक्शनल ग्रुप का नेम कार्ब एल्डिहाइड। सही है ना, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। तो 2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन 1 कार्ब एल्डिहाइड, कोई डाउट नहीं है ना किसी को। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल का नेम अपन ऊपर बना लेते हैं। चलिए देखिए, फंक्शनल ग्रुप है ये CONH2, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबरिंग यहां से कर लेते हैं, इसको लोअर नंबर दो 1 2 3। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 3 नंबर पे कौन है, मैथिल ग्रुप, तो 3 मैथिल। फिर 1 डिग्री प्रेफिक्स यानी कि साइक्लो यूज करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। रिंग दिखाई दे रही है तो साइक्लो, पेरेंट चेन तो रिंग है ना, साइक्लो। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग को क्या बोलते हो, पेंट, तो साइक्लो पेंट। सिंगल बॉन्डिंग से कनेक्टेड है तो एन, तो 3 मैथिल साइक्लोपेंटेन 1। अब 1 पे क्या लगाना है, CONH2 ग्रुप का सफिक्स, तो यहां सफिक्स यूज होगा कार्बोक्सेमाइड। एन का ई ड्रॉप नहीं कर रहे, क्योंकि ई ड्रॉप कब होता है, टर्मिनल ई ड्रॉप होता है यदि सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद AEIOU, और यहां ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका नेम बना 3 मैथिल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सेमाइड। सीधी सी बात ये समझनी थी बस कि जो भी सफिक्स अभी तक हमने यूज किए थे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, अब वो वाले सफिक्स यूज नहीं हो रहे, उनकी जगह पर नए सफिक्स यूज करने पड़ रहे हैं। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो एग्जांपल्स पढ़े जा रहे हैं, जो कंडीशंस पढ़ी जा रही है, उन कंडीशंस में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स पढ़े थे उन सब में कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, पर ये पेरेंट चेन में पार्ट नहीं है, ये पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। और इन दैट रीजंस हमने इनके नए वाले सफिक्स बना लिए जिनके पता लग जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि साइक्लोहेक्सेनेल, एल सफिक्स सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि CHO इज जो है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन, क्योंकि एल लिखा है। और जब लिखा जाता है कार्बेल्डिहाइड, तो आपको लगता है कि कार्बेल्डिहाइड सफिक्स कब यूज होता है, जब CHO मेन पेरेंट चेन के बाहर हो, तो ये पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, देखिए ये देखिए, ये तो मेन रिंग हो गया साइक्लो हेक्सेन 1। नॉर्मली हम कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, पर यहां लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गई बात। और अब आते हैं इस वाले एग्जांपल पे। ये वाले एग्जांपल्स को पढ़ना है तो एक जानकारी मैं आपको देता हूं थोड़ी सी, वो यहां देखिए क्या है। ये है RCOOR एस्टर कंपाउंड है, जिसमें ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेम ही बात यहां है कि ये रिंग R की भूमिका में है, R का रोल प्ले करे, ये COOR हो गया। नोमेनक्लेचर में देखिए एस्टर में क्या करना होता है आपको समझना है। सबसे पहले इसको लिखा जाएगा यहां एल्किल, जो भी ग्रुप है उसका नाम एल्किल, फिर मैं डैश 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 कर देता हूं। उसके बाद अपने को लिखना है इसका सफिक्स कार्बोक्सिलेट। याद रखना एक बात मैं क्लियर कर दूं, कार्बोक्सिलेट सफिक्स तो तब यूज कर रहे हैं ना जब ये वाला कार्बन COOR वाला कार्बन, ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर ये पेरेंट चेन में इंक्लूड होता तो क्या लिखते हैं O8, याद है ना, उस केस में क्या लिखते हैं O8, तब तो ये होता है एल्किल डैश 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 O8, और इस केस में ये हो गया कार्बोक्सिलेट। अभी डैश डैश में क्या लिखना है, यहां आएगा पेरेंट नेम, पेरेंट चेन का जो भी नेम बन रहा है वो नेम यहां आएगा मिडल में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिए इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले R डैश, तो ये वाला R डैश देखो, ऑक्सीजन के आगे वाला R डैश, इसका नाम लिखिए एल्किल। तो कौन सा एल्किल है, C2H5 एथिल, ETHYL एथिल। फिर डैश डैश में क्या आएगा, पेरेंट चेन का नेम, तो पेरेंट चेन तो ये है ना, पेरेंट चेन कौन सी अपने यहां, ये है पेरेंट चेन, देखिए दिस इज और पेरेंट चेन। ये एस्टर ग्रुप को बाहर कर दिया। पेरेंट चेन में देखिए क्या है, नंबरिंग कर लेते हैं 1
एस्टर ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हुए 2, और कुछ तो है नहीं, 2 पे एक ग्रुप लगा है, तो पेरेंट चेन का नेम लिखें, उससे पहले काम करते हैं। देखिए एथिल तो हो गया, इसके बाद क्या लिखूं मैं, पेरेंट चेन का नेम, तो एथिल के बाद आएगा पेरेंट चेन का नेम क्या है, 2-ऑक्सो। अब आप उसे ऑक्सो क्यों, क्योंकि याद है ना कीटोनिक ग्रुप भी है इसमें, एस्टर ग्रुप भी है, और एस्टर ग्रुप का प्रेफरेंस ऑर्डर ऊपर होता है, हाई होता है, इसलिए इसको आपने प्रिंसिपल ग्रुप मान लिया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 2-ऑक्सो, अब ये रिंग है साइक्लो, सही है ना, फिर रिंग सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हेक्सेन, तो एथिल 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, डैश डैश वाला काम पूरा हो गया ना, डैश डैश का ना पेरेंट नेम तो आ गया पूरा, 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद क्या लिखना है, कार्बोक्सिलेट, तो उसके बाद लिख दीजिए 1 कार्बोक्सिलेट। 1 क्यों, क्योंकि पोजीशन तो बतानी पड़ेगी, कार्बोक्सिलेट, तो ये बन गया नेम एथिल 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इस तरीके से अपने को नोमेनक्लेचर करना है। फिर से मैं आपको समराइज कर दूं 1 मिनट में, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये केस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इस केस में क्या पड़ा कि एलिसाइक्लिक रिंग जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, और वो जो कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप वाला वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में हम लोग उन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए नए सफिक्स यूज करेंगे, न्यू सफिक्स, पहले वाले सफिक्स यूज ना करके नए सफिक्स यूज करेंगे। और वो सफिक्स हमने लिख दिए, एल्डिहाइड्स के लिए पहले हम यूज करे थे एल, पर यहां यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। साइनाइड के लिए पहले यूज करे थे नाइट्राइल, अब यूज करें कार्बोनाइट्राइल। तो यही अपने को करना है। तो थोड़ा सा चेंज हो गया कि जो सफिक्स नॉर्मल वे में आप यूज करते आ रहे थे उनकी जगह पर नए वाले सफिक्स यूज किए और उन्हीं सफिक्स को आप यहां ऐड कर दीजिए, बस इतना सा काम है। ठीक है, एक स्पेशल केस मैं आपको समझा रहा हूं जो एलिसाइक्लिक नहीं है, पर आपको ध्यान देना है। स्पेशल केस है, एलिसाइक्लिक नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए है पर एलिसाइक्लिक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि एलिसाइक्लिक वाला पोर्शन तो हो गया, एक नया केस पढ़ रहे हैं। देखिए कौन सा ग्रुप है, आपको सर COOH है, ठीक है। ये कंपाउंड मैंने आपको दे दिया। अब इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक और ये भी कार्बोक्सिलिक है, इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर का तो कोई मसला ही नहीं है। प्रेफरेंस ऑर्डर तो कब देखनी होती है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो या तो सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। अब पेरेंट चेन को बनाइए, ढूंढिए पेरेंट चेन। आप देखते हो सर ये लंबी से लंबी ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए समझना मेरी बात को। अगर आपने ये पेरेंट चेन बना ली मान लीजिए, तो क्या ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पेरेंट चेन का हिस्सा है? आपको सर नहीं है, देखिए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इट इज द आउट ऑफ पेरेंट। जबकि इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है ना, कायदे से तो क्या होना चाहिए, हमने पढ़ रखा है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनमें कार्बन एटम जो होता है वो पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। ये नॉर्मल वे में हमने पढ़ा था कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हम लोग नॉर्मल वे में उस कार्बन एटम को 1 नंबर देते हैं। आप इसको तो 1 नंबर दे सकते हो या इसको 1 नंबर दे सकते हो, फिर आप नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन एटम क्या हो गया, आउट ऑफ द रिंग, क्योंकि पेरेंट चेन में तो कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 5, जबकि मॉलिक्यूल में कितने हैं 6, तो ये कार्बन एटम बाहर जा रहा है। अगर आप इसकी जगह पर मान लीजिए सपोज कर लेते आप यही रिंग बनाते, केवल यहां से कट कर देते इसको, समझ में आई बात, ये वाली रिंग बनाती केवल, तो इसमें भी ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूड होते, पर ये वाला हिस्सा इंक्लूड नहीं होता। पर ये वाली की बजाय तो आप इस पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये 5 मेंबर्ड है जबकि ये 4 मेंबर्ड बन रही है। पर एक समस्या आ गई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और दोनों पेरेंट चेन में आ रहे हैं। दोनों के लिए अगर सफिक्स यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। ठीक है, इसको कहां लिखें, जबकि ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसको प्रेफिक्स के तौर पे लिखना चाहिए कायदे से। तो पर यहां एक समस्या है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सेकेंडरी एल्किल ग्रुप यदि प्रेजेंट हो, यानी कि एक प्रिंसिपल ग्रुप हो और बाकी सारे सेकेंडरी होते हैं, तो प्रिंसिपल को सफिक्स लिख दीजिए और बाकी सबके प्रेफिक्स लिख दीजिए। पर यहां तो तीनों ही ग्रुप सेम प्रीफरेंस ऑर्डर वाले हैं, और सेम प्रीफरेंस ऑर्डर वाले हैं तो उनकी स्ट्रेंथ सेम है। स्ट्रेंथ सेम होने का मतलब या तो तीनों को सफिक्स के तौर पे लिखिए, ट्राई ओइक एसिड ऐसे, है ना, तीनों ग्रुप सेम है, या तीनों को प्रेफिक्स लिखिए। ये कैसे हो सकता है,
कि ये दो हाई मानते हुए इनको तो लिख दें अपन सफिक्स के तौर पर, इसको लिख दें प्रेफिक्स के तौर पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अपने को ऐसे एग्जांपल्स को सोल्व कैसे करना वो देखिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है, तीनों ही फंक्शंस ग्रुप को पेरेंट चेन का हिस्सा मत बनाइए, छोड़ दीजिए इनको। तो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी इग्नोर कर दिया, तो पेरेंट चेन बच गई ये। अब पेरेंट चेन पे नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग्स के रूल्स आपको पता ही है, लोवेस्ट नंबरिंग डालनी है, लोवेस्ट रूल ऑफ लोकेंट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, सब जानते हो। 1 2 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से करोगे तभी 1 2 3 तीनों पोजीशन आ गई। तो सबसे पहले पेरेंट चेन में अब सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ड रूट लिखना है जो भी है। ये क्या है, 1 2 3 का मतलब प्रोप, फिर इन तीनों पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, फिर 1 2 3 ट्राई, तीनों ग्रुप लगे ना। और इस केस में भी सेम यही करना है, क्योंकि यहां और यहां एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। यहां भी एक क्या बात थी कि जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन एटम क्या नहीं हो रहा, पार्ट नहीं हो रहा पेरेंट चेन का। और यहां भी वही बात है कि कार्बन एटम जो है फंक्शनल ग्रुप्स का वो कार्बन की इस कंपाउंड की पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में ये वाला सफिक्स यूज करना है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए आपको लगता है थोड़ा टिपिकल हो रहा है, मुझे पक्का लग रहा है कि आपको लग रहा है सर टिपिकल हो रहा है। टिपिकल हो रहा है तो अपन एक एग्जाम्पल में लिखता हूं आपके लिए, सोल्व करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने नाम लिख दिया, मैंने नाम लिखा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। पता ना नेम्स और नंबर के बीच कोमा लगाना है, सॉरी हाइफन लगाना है, और नंबर के बीच कोमा लगाना है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अब समझना आप ध्यान से, यहां हमने जो सफिक्स यूज किया है वो क्या है, कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड सफिक्स यूज करने का मतलब आप यहां एक बात तो समझ गए होंगे शायद कि कार्ब एल्डिहाइड सफिक्स है तो CHO जो ग्रुप लगाएंगे, कार्ब एल्डिहाइड किसका है, देख लीजिए कार्ब एल्डिहाइड किसका है, कार्ब एल्डिहाइड है CHO ग्रुप का। और ये सफिक्स तभी यूज होता है जब CHO मेन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं हो। तो मेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, प्रोप, तो आप सबसे पहले काम करिए 1 2 3। अब ये क्या कर रहा है, प्रोपेन हो गया सिंगल बॉन्ड से। अब ये कह रहा है एक नंबर पे, चलो इसको एक मान लिया, क्या लगा है CHO ग्रुप। 2 नंबर पे भी क्या लगा है, CHO ग्रुप। 3 नंबर पे भी क्या लगा है, CHO ग्रुप। और कुछ नहीं है, वैलेंसी पूरी करिए, CH2 CH CH2। ठीक है, ये कंपाउंड मिल गया। इस कंपाउंड में क्या दिक्कत थी, सेम यही दिक्कत थी कि आप किधर से भी पेरेंट चेन ढूंढ लीजिए, पेरेंट चेन ढूंढेंगे 1 2 3 4 5, तो ये CHO उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। तो यानी कि 3 फंक्शनल ग्रुप हमने ले लिया यहाँ पे जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, और तीनों फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होने की वजह से कोई 2 ही पेरेंट चेन में इंक्लूड हो पा रहे हैं, कोई 2। आप ये लेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ये करेंगे तो ये वाला नहीं होगा, तो 2 ही इंक्लूड हो पा रहे। तो हमने क्या किया, तीनों को छोड़ दिया और पेरेंट चेन ये मान ली। और फिर जब ये तीनों इंक्लूड नहीं हो रहे तो उस केस में फिर ये वाले सफिक्स यूज कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों सिमिलर टॉपिक्स है, इसलिए मैंने आपको साथ में पढ़ा दिया। तो आपको मैं फिर फटाफट समराइज कर देता हूं, देख लीजिए क्या मसला है कि अगर एलिसाइक्लिक रिंग किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, तो वो कार्बन एटम पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग उस फंक्शनल ग्रुप के लिए एक नया सफिक्स यूज करेंगे, और वो सफिक्स हमने लिख दिए, तो हमें वो सफिक्स ऐड करने। नोट में जो हमने केस पढ़ा वो ये कह रहा है कि यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 और मोर देन 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन सभी फंक्शनल ग्रुप को आप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उन सभी फंक्शनल ग्रुप को आपको पेरेंट चेन से बाहर रखना है, उनको छोड़कर पेरेंट चेन को बनाना है। और ऐसी स्थिति में आपको उनका जो नॉर्मल जो कॉमन आपका आईपीसी सफिक्स था वो यूज नहीं करके ये स्पेसिफिक आईपीसी सफिक्स यूज करने। ठीक है, जैसे पहले एग्जांपल में क्या हो रहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किया है, वो भी 3 टाइम। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किया और वो भी कितने टाइम, 3 टाइम। समझ में आ रही है मेरी बात।
3 टाइम यूज किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर चूंकि तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बन है और वो तीनों ग्रुप मेन पेरेंट चेन में नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थिति में हमने तीनों को ही इग्नोर कर दिया और फिर बचे हुए पेरेंट चेन पे नंबरिंग करके और नेम बनाया, पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स जो ओइक एसिड होता है वो यूज ना करके उसकी जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करिए। ये वाली स्थिति जो आएगी वो तभी आएगी जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 और मोर देन 3 टाइम प्रेजेंट हो इन ए मॉलिक्यूल। क्योंकि 2 अगर प्रेजेंट है, सपोज कर लेते ये नहीं होता, तब तो सीधे सीधे पेरेंट चेन में आ ही जाते, तब तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। तो आप उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको फटाफट 2 बातें वो दिखाता हूं, देखना एक बार। पहला मामला ये देखो, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए 2 ही टाइम रिपीट होता, ये 2 टाइम, तब तो देखिए पेरेंट चेन में आ ही रहना 1 2 3 4 पेरेंट चेन। क्या ये कार्बन एटम पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गए? तो उस केस में तो अपने को क्या करना है, ब्यूट 4 8 कार्बन, एन 4 सिंगल बॉन्ड, 1 एन एनी फिर डैश है 1 4 डाई ओइक एसिड। आसान है, ओइक एसिड इज द सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डाई डी से स्टार्ट हो गया, इसलिए मैंने एन का ई ड्रॉप नहीं किया। अगर ये ओइक एसिड होता तो मैं ई ड्रॉप करता। ये स्थिति है। एक स्थिति ये है अभी अब जो हमने की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें 2 ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज किए, इसलिए दोनों पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गए। इसमें क्या 3 है, तो अगर आप ये स्ट्रेट चेन लेंगे तो ये आउट ऑफ पेरेंट चेन, और ये करेंगे तो ये आउट ऑफ पेरेंट चेन। और ऐसे केसेस में मैंने क्या कहा कि यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 और मोर देन 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उस केस में उन तीनों को छोड़ दीजिए, जितने भी उनको छोड़ दीजिए और छोड़कर पेरेंट चेन बनाइए, फिर नंबरिंग कर लीजिए। और फिर वही प्रोपेन 1 2 3। पर ऐसी स्थिति में ओइक एसिड की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो नए वाले सफिक्स आपको लिखने पड़ेंगे। पर इसमें एक बात याद रखने वाली है, वो ये रखनी है, देखो फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप और ये भी फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, CHO COOH COOH, 3 टाइम हो गए ना। अब ये कार्बन कंटेन कर रखा है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। पर यहां एक बात बताइए, क्या ये सेम टाइप है? ये दोनों सेम टाइप है और ये डिफरेंट है। इसका मतलब 2 टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड। प्रिंसिपल कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक। कैसे? प्रेफरेंस ऑर्डर से। प्रिंसिपल को ही पेरेंट चेन में इंक्लूड करना होता है, आपको पता है ना, प्रिंसिपल को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है तो 1 2 3 4। अब ये इंक्लूड नहीं हो रहा मत, क्योंकि ये तो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को प्रिंसिपल चेन में कभी इंक्लूड किया कि हमने? कभी नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 टाइम्स का मेरा मतलब है एक ही फंक्शनल ग्रुप रिपीट होना चाहिए। CHO तो तीनों CHO हो, कार्बोक्सिलिक तो तीनों कार्बोक्सिलिक हो। अगर 2 कार्बोक्सिलिक और एक CHO और उसको आप 3 मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो 2 ही माने जाएंगे जो प्रिंसिपल है। CHO तो यहां क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ऐसी स्थिति में फिर इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसका सबसे पहले नाम लिख देंगे 2 फॉर्मिल, फिर वही ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। तो आई थिंक अब ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि क्या समझना है। तो एलिसाइक्लिक्स के अलावा मैं आपको बता रहा हूं उसके एक्स्ट्रा में कि यदि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है वो 3 और मोर देन 3 टाइम रिपीट हो रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम रिपीटेड 3 और मोर देन 3 टाइम्स इन ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। और उस केस में हमने को उनको छोड़कर पेरेंट चेन बनाना है, और उस टाइम पे उनका जो सफिक्स होगा वो ये जो नए वाले सफिक्स हैं ये यूज करने हैं। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, नेमिंग होती जाएगी। ये लगभग अपन नेमिंग के आखिरी पड़ाव पे जा रहे हैं। अगले वीडियो से अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स का पढ़ लेते हैं, 1-2 वीडियो उनके होंगे, उसके बाद नए टॉपिक स्टार्ट कर देंगे।